उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर संगठन के तमाम इंजीनियर्स आज 75वां अधिवेशन दिवस मना रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे तमाम वो इंजीनियर्स जो है माननीय मंत्री जी के इस्तकबाल में खड़े हैं, क्योंकि विद्युत मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी भी इस अधिवेशन में तशरीफ ला रहे हैं। तोमर जी जो राज्य मंत्री हैं वो आ चुके हैं। इंजीनियरों में एक उत्साह है, क्योंकि इंजीनियर को ये एक मौका होता है जब इंजीनियर एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण राज्य के इंजीनियर आज जो है लखनऊ में एकत्रित हुए हैं रविंद्र स्टेडियम में। आइए सीधे ले चलते हैं आपको रविंद्र स्टेडियम में क्या मंजर दिखाते हैं आप। तो ऊपर आ जाओ ना भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद इंजीनियर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद ऊर्जा मंत्री जिंदाबाद माननीय ऊर्जा मंत्री जिंदाबाद जय जिंदाबाद 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 जय संगठन जिंदाबाद जूनियर इंजीनियर जिंदाबाद 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 निर्वाह के लिए इसको देने के लिए संगठित हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस काम को करते रहें। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो भी हमारे बीच में माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वागत माननीय ऊर्जा मंत्री जी का माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री का ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भारत कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष महासचिव से अनुरोध है कि वो आए माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। भैया 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 मैं अनुरोध करूंगा मध्यांचल के अध्यक्ष महासचिव से वो आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने की कृपा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा दक्षिणांचल के अध्यक्ष और महासचिव से मैं अनुरोध करूंगा केशव के अध्यक्ष और महासचिव से वो आए और माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी का ऊर्जा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने की कृपा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा पूर्वांचल के अध्यक्ष महासचिव जी से वो आए और ऊर्जा राज्य मंत्री जी का हम सभी की ओर से मैं अनुरोध करूंगा पश्चिमांचल के अध्यक्ष महासचिव जी से वो आए हम सबकी तरफ से ऊर्जा मंत्री जी का ऊर्जा राज्य मंत्री। अरे भैया एक लोग एक ही बात कर रहे हैं। अगर आप 10 मिनट का समय निकाल ले तो मिला आ जाइए 10 मिनट में आ जाइए। ये आपका यहाँ पर सुनिए तो आप यहाँ पर आ जाइए रविवाले पूरे पर उत्तर प्रदेश के लिए इकट्ठा। अच्छा 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 मित्रों मालाएं हमारे पास बहुत है, शाम तक हम माला पहना सकते हैं, लेकिन हाँ तो ये अपनी आत्मसम्मान है इसलिए तो हम तैयारी अपने हिसाब से के लिए। तो ये इसको आप आनंद में समझिए कि हम माला पहनाने में नहीं रुक नहीं रहे हैं, लेकिन इसका स्थगन दे रहे हैं। और हम सब ऐसे तो बहुत चीजें दिखा क्या था, एक दो की बात है, कम से कम 10-20 की बात मैं अनुरोध करूंगा होगा होगा होगा। लोकतंत्र सेनानी अरविंद उनका का भी स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। लेसा के सचिव उनसे अनुरोध है कि वो आए और हमारे बीच में R.K. त्रिवेदी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया डिप्लोमा फेडरेशन, हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर ये लैंप पे रहता है। हम लोगों का प्रकाशन इसको हम लोग बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। इससे पूर्व हम लोग गोल्डन जुबली प्रकाशन पार आ गए, लगता है मेरे गले का हार आ गए। करतल ध्वनि से गुजा दो प्रांगण को, आज खुशियों के सूत्रधार आ गए। साथियों, अतिथि देवो भव कहती है भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा। ये भारत की परंपरा है कि हम अपने
अतिथि को भगवान मानते हैं। इसके चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, अपने भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। मैं आप सबको राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन 75वें महाधिवेशन में स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे संगठन के लिए ये बहुत ही गरिमामयी ऐतिहासिक क्षण है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम लोग हीरक जयंती मना रहे हैं। आज की सभा के हीरक जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय अध्यक्ष जी जीबी पटेल साहब एवं मुख्य अतिथि यशस्वी कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्री माननीय AK शर्मा साहब, विशिष्ट अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर साहब, महासचिव श्री जयप्रकाश सर, संगठन के संरक्षक इंजीनियर सतनाम सिंह साहब, संगठन के संरक्षक इंजीनियर SV सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया फाउंडेशन के RK त्रिवेदी साहब, SC दीक्षित साहब, तमाम हमारे बैठे हुए मंच पर हमारे महर्षि जिन्होंने अपने खून पसीने से इस संगठन को यहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, उन सभी महानुभावों को हार्दिक स्वागत है। पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, कई प्रदेशों से हमारे ऊर्जा सेक्टर के प्रतिनिधि भी आए हैं और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित सदस्य, प्रोन्नत साथी, भाइयों और बहनों, आप सभी का राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन हीरक जयंती के समारोह रविंद्रालय 4 बाग में दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे संगठन का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। अगर उसकी चर्चा की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा। जो हमारे महर्षियों ने इतने खून पसीने से इस संगठन को, जो संगठन हमारा झोला में था, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस संगठन को आशा भरी किरणों की नजर से देखता है। इस पर हम छोटा सा प्रकाश डालेंगे। दिनांक 15 नवंबर 1946 इंजीनियर्स डे के दिन मेरठ के MS पावर हाउस पर श्री SS ब्लैक अध्यक्षता में बैठक हुई। 15 सदस्यों की उपस्थिति में संगठन का नामांकन का निर्माण किया गया और संगठन का नाम सबऑर्डिनेट इंजीनियर हाइड्रो एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जो बाद में हिंदी में यही नाम अधीनस्थ अभियंता जल विद्युत संगठन उत्तर प्रदेश के रूप में 1974 तक चला। प्रथम अध्यक्षता श्री RK वर्मा एवं महासचिव AM बसु चुने गए। इन पदाधिकारियों ने 1946 में ही संगठन का पंजीकरण 257 संख्या रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन के यहाँ करा लिया गया था। मैं अपने मुख्य अतिथि AK शर्मा साहब के विषय में 2 परिचय देना चाहूँगा। AK शर्मा साहब मऊ डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट AK शर्मा साहब का मऊ है, जहाँ से इनका जन्म 11 जुलाई 1962 को मऊ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ है। सर को गुजरात सरकार द्वारा 1993-94 में बेस्ट DDO की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्हीं ऐतिहासिक क्षण है। हम बहुत गदगद हैं कि हमारे बीच इस विभाग के मुखिया, इन्होंने पूरे देश समाज के लिए काम किया है और इनके प्रति हमारा आभार व्यक्त है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इन पल पे बैठे हुए मंच के सामने बैठे हुए क्रांतिकारियों की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं और ये भी कहता, आसमां से उतर के जमी पे जमी की बात कर तो बात बने, पगों को कांटों पर रख तब चुभन की बात कर तो बात बने। ये अवर अभियंता संबल जमीन पे काम करता है, उसकी जो चुभन होती है हमारे महर्षि लोग, हमारे प्रशासन और प्रबंधन के सामने जयप्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा, जो आपकी भावनाओं को माननीय प्रमुख अतिथिगण जो हमारे बीच में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी और मंचासीन लोग हैं, वो आपकी सभी भावनाओं को रूबरू कराएंगे, तार्किक रूप से रूबरू कराने का काम करेंगे, न्यायोचित तरीके से रूबरू कराने का कार्य करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिसको माननीय ऊर्जा मंत्री जी और ऊर्जा राज्य मंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे और निसंदेह आप दोनों के कुशल मार्गदर्शन में
ये संगठन का प्रत्येक सिपाही प्रदेश को बेहतर से बेहतर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगा। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और नित्य जीवन में संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख पे मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। माननीय महासचिव जी, संगठन के इस 75वें महाधिवेशन हीरक जयंती समारोह के इस महापर्व की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन इंजीनियर जीवी पटेल जी, इस महापर्व के मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षक उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री यशस्वी ऊर्जा मंत्री माननीय श्री A.K. शर्मा सर, आपके साथ में ही आपको कंधे से कंधा मिला के चलने वाले यशस्वी ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री सोमेंद्र तोमर सर, मंचासीन जो है विराजमान संरक्षक गण श्रद्धेय श्री सतनाम सिंह जी, श्रद्धेय श्री एस.बी. सिंह साहब, विद्वान मार्गदर्शक गण आदरणीय इंजीनियर S.C. दीक्षित सर, इंजीनियर S.C. सिंह साहब, इंजीनियर S.M. सिंह साहब, इंजीनियर कप्तान सिंह साहब, अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर R.K. त्रिवेदी जी, देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे ऊर्जा सेक्टर के असम्मानित प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के विभिन्न घटक संघ के साथ ही सम्मानित प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न सेवा श्रम संघों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पधारे संगठन की मूल शक्ति प्रिय और अभियंता प्रोन्नत अभियंता मित्रों, देवी तुल्यवानों, सबसे पहले आप सभी का संगठन के इस 75वें महाधिवेशन के अवसर पर लक्ष्मण नगर व तहजीब की नगरी के उपनाम से सुविख्यात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरा पर रविंद्रालय प्रेक्षागृह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माननीय मुख्य अतिथि जी, यशस्वी कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीयुक्त माननीय A.K. शर्मा सर एवं अति विशिष्ट अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री सोमेंद्र तोमर सर, आपने अपने अत्यंत व्यस्तम समय में से अमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित होकर सम्मेलन की महत्ता एवं भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं। आपका संगठन की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन एवं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर यह महाधिवेशन जो कि आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 21 दिसंबर 2022 को सायंकाल को संपूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सस्ती बिजली, हर घर बिजली, हर पल बिजली का लक्ष्य प्राप्ति में धरातल पे कार्य करने में संपादन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की गुंजाइश एवं और अभियंता प्रोन्नत अभियंताओं की सेवा संबंधी संवर्गीय समस्याओं पर विस्तार से परिचर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपका धनकिस कराते हुए मैं आपसे संज्ञानित कराना चाहूंगा कि आप सहमत होंगे। आप सहमत होंगे माननीय मंत्री द्वय कि जहां देश में विकास का सूचकांक सामान्यतः प्रति व्यक्ति आए हैं, वहीं आज दुनिया में किसी भी राष्ट्र के उन्नति संपन्नता एवं विकास का मूल पैमाना प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत हो चला है। यही कारण है कि वर्षों वर्षों गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर अगस्त 1947 के बाद अगर आजाद भारत देश में कोई पहला कानून बना, भारतीय विद्युत आपूर्ति 1939 देश में लागू होकर विद्युत क्षेत्र के विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों को एकीकृत कर राज्य के विद्युत परिषदों का गठन किए गए। विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए, जिसका प्रतिफल रहा कि देश में कृषि क्षेत्र से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में भारी क्रांति आई। हालांकि देश में जनसंख्या के वृद्धि में विद्युत की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसे लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की मंशा से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद द्वारा वर्ष 1999 में भारतीय विद्युत सुधार अधिनियम बनाकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश अपने देश के विभिन्न प्रांतों में विद्युत परिषदों का निगमीकरण किया गया। कालांतर में ऊर्जा क्षेत्र के विकास की ओर समुचित ध्यान न देकर इसकी प्रकृति के विपरीत किए गए प्रयोग के तौर पर विभिन्न प्रदेशों ऊर्जा क्षेत्र के ऊर्जा का औद्योगिकरण और निजीकरण किए जाने के कारण एवं अव्यवहारिक निर्णयों के कारण ऊर्जा क्षेत्र के घाटे में भारी इजाफा हुआ। वहीं विद्युत उपभोक्ता सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई।
मान्यवर आज जिन क्षेत्रों शहरों की विद्युत व्यवस्था को निजी घरानों के अधिकार में सौंपा गया था, विद्युत उपभोक्ताओं के शोषण सरकारों के लिए भारी वित्तीय हानि का रहा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा शहर को टोरेंट को दिए जाने से पावर कॉर्पोरेशन का प्रतिमाह करोड़ों रुपए की वित्तीय हानि हो रही। वहीं विगत में उड़ीसा व अन्य प्रदेशों में विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण निजीकरण किए जाने से विद्युत की लाइन हानियों में अप्रत्याशित वृद्धि ऊर्जा की सेवा बुरी तरह चरमरा सी गई। उत्तर प्रदेश में जब वर्ष 2000 में राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, उस समय घाटे की स्थिति लगभग 77 करोड़ हुआ करता था, परंतु ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अव्यवहारिक निर्णयों, प्रयोगों, मानव संसाधन में प्रबंधन की विफलताओं के कारण पावर कॉर्पोरेशन का घाटा आज लगभग 1300 गुना बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, मैं मांग पत्र पे ही माननीय मंत्री जी का समय बहुत ही बड़ी मुश्किल से हम सब के बीच में है, आपका निर्देश प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं जो आपका मिशन था उस पर 1 सेकंड में कहना चाह रहा था, उसके बाद में सीधे 2-3 बिंदुओं पे फोकस करूंगा। माननीय मुख्य अतिथि जी, ऊर्जावान कर्मठ उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री जी माननीय श्री के शर्मा साहब, आप द्वारा प्रदेश में आमजन को बेहतर बिजली, सस्ती बिजली कैसे दी जा सके, इसके लिए अनवरत प्रयास जारी है। निश्चय ही उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के समस्याओं का त्वरित निस्तारण है विद्युत समाधान सप्ताह शिविर आयोजित कराए जाने के साथ ही नियमित अनुसरण हेतु आप द्वारा संभव पोर्टल को सेवा प्रारंभ कराकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। आपका यह पहल यदि धरातल पर 100% लागू किया जा सका, निश्चय ही आगामी दिनों में विद्युत के उपभोक्ताओं की सेवा के व्यापक सुधार के साथ विद्युत के बिलों की बकायेदारी पर विराम लगाकर राजस्व वसूली में वृद्धि किया जा सकता है। ढेर सारी बातें आपके बीच में रखता था मान्यवर, लेकिन इसमें एक हमारा व्यापक एक सुझाव है। जैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि एक देश एक कर, 1 नेशन 1 टैक्स, उसी प्रकार हमारी अपनी एक स्तर पर कि एक विभाग एक नीति एक ऊर्जा निगम हो। उत्तर प्रदेश के जो बिजली बोर्डों का विघटन हुआ है, उसका निगमों का जो है पुनर्गठन करके गुणवत्तापूर्ण स्थापना, शेड्यूल, मेंटेनेंस, वितरण क्षेत्र में मीटरिंग एवं राजस्व वसूली की स्वच्छ पारदर्शी को एवं स्वच्छ विद्युत चोरी पर प्रभावी रोकथाम करके व्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। इन सब के साथ विद्युत हमारा आज का डेट में आप माननीय मंत्री जी मांग पत्र कह रहे हैं, हमने अपने लोगों से चर्चा किया। आप जैसे यशस्वी मंत्री जो पूरे देश के एक सुधार करने के आपका एक अपना आइडियोलॉजी है, अपना पहचान है, हमने कोई विशेष मांग पत्र नहीं बनाया मान्यवर, हमने व्यवस्था सुधार के लिए केवल आपको सुझाव पत्र बनाया है। मैं समझता हूं कि सुझाव पत्रों पे पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, आम जनमानस को बेहतर उपभोक्ता सेवा कैसे दिया जा सके, इन्हीं बिंदुओं पे हम आपकी ओर फोकस करते हुए कुछ जो सुझाव हमने अपने लोगों से चर्चा करके कहा था। हालांकि जो पहला बिंदु है वह सुझाव और हमारे लोगों के लिए भी है और आपकी मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का भी है। इसलिए पहला जो हमारा सुझाव है कि जो उत्तर प्रदेश के ये लोग धरातल पे काम करने लोग हैं, हर पल बिजली लोगों तक सेवा देने का काम करते हैं, इनके साथ जो व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, जो कार्य करने में व्यवहारिक स्थितियां हैं, आपके मंतव्य को लागू कराने में तमाम स्थितियां हैं। इसलिए इन्हें संतोषजनक, इनको जो संतुष्ट करना, इसी उद्योग का ये व्यापक एक फार्मूला है। जिस उद्योग का कार्मिक जितना संतुष्ट होता है वो नीचे भी उतना धरातल पे बेहतर परिणाम ट्रांसफर करता है। इसलिए पहली डिमांड के रूप में भी है, सुझाव के रूप में है कि अभी आपने उत्तर प्रदेश में 3/12/2022 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न सेवा संगठनों, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के रूप में थी, उसका महत्वपूर्ण एक घटक संघ या राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन भी सम्मिलित रहा है, जो सदैव सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ कार्य करता रहा है और आगे भी आपके नेतृत्व में करेगा। हमारी ये अपेक्षा है, हमारी ये अपील है कि वो संपन्न वार्ता में बनी सहमतियों समझौतों को यथाशीघ्र लागू कराया जाए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों में कार्य का बेहतर वातावरण बनाए जाने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की जो आपकी सरकार ने कहा है, माननीय मुख्य सचिव जी का निर्देश है, प्रतिमाह सेवा संगठनों के साथ नियमित वार्ता होनी चाहिए। हालांकि हमने इससे आगे लिखा है
हमने लिखा ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन होना चाहिए। एक तरफ प्रबंधन हो, एक तरफ जो हमारे एसोसिएशन या कर्मचारियों के प्रतिनिधि हो। क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं जो रोजमर्रा की धरना कार्यक्रम तमाम आकर्षण करने पड़ते हैं, उसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़े। अगर उस नियम को, उस आदेश को लागू करा दिया जाए, मैं समझता हूं कि आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि तो सुधरेगी ही, उत्तर प्रदेश के आम जन के बेहतर उपभोक्ता सेवा में भी एक सकारात्मक पहल हो सकेगा। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगम में फिलहाल होता अभी नजर नहीं आ रहा। हमें आशा ही नहीं, भरोसा है कि आज इस पे विचार कर कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम की ओर आप बढ़ने का कार्य करेंगे और एक अच्छा वातावरण बनाए जाने के लिए जो प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी उसे करने का प्रयास कर सकेंगे, ऐसा हमारे लोगों की अपील है और आपसे ऐसी अपेक्षा है। हम तीसरी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं जो हमारे यहाँ आपकी मंशा है मान्यवर, हम अभी अपनी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लाइन हानियां घटाना ही होगा, घटाना ही होगा, ये हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश में, हम पूरे देश में इसका स्टडी किए तो पटियाला में मान्यवर बहुत बड़ी लाइन हानियां हुआ करती थी। हमने लिखा है पटियाला मॉडल को अगर आप लागू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 20 से 25% लाइन हानियां धड़ाम से घटेंगी। वो मॉडल क्या था? आप केवल एक काम करा दें, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, केवल बिजली के मीटरों को विशेष रूप से जो घरों में लगे हैं 100% मीटरों को बाहर कराने के लिए अगर आपने निर्देश दे दिया, इसमें विशेष रूप से जो थोड़ा बहुत धन व्यय होगा, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो लोकल लेवल पे शासन और प्रशासन की कटिबद्धता की जरूरत है। आप जिस दिन इस बात को कर लेंगे, मैं देश स्तर पे हमारे इस महाधिवेशन में पूरे देश के 18 प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं। उन प्रदेशों में मुझे जाने का अवसर मिला जिन प्रदेशों में ऐसी स्थितियां हैं, या उत्तर प्रदेश में भी जिन जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं, निश्चय ही लाइन हानियों में व्यापक गिरावट आया है। इसलिए हमारा आपसे ये डिमांड नहीं, ये अपील है, ये सुझाव है कि पटियाला मॉडल पे 100% विद्युत मीटरों को घरों के बाहर निकाले जाने की कार्य योजना चलाई जानी चाहिए। इन सब के साथ ही जो ढेर सारी बातें हैं वो अलग से हम मांग पत्र में कर लेंगे, लेकिन मान्यवर इन उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को अगर आप हमेशा चोर की नजर से देखेंगे, अगर ईमानदार की नजर से नहीं देखेंगे, हो सकता है 100 में एक आदमी चोर हो, लेकिन 100 को चोर देखेंगे तो सुधार कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो आदेश और निर्देश किया था, किसी भी कार्मिक के खिलाफ अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है, शिकायत सबूत के साथ हो, शिकायत हलफनामे के साथ हो, शिकायत नाम के साथ हो, तो जांच भी होना चाहिए, अगर जो दोषी है उसे कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा है कि विद्युत के ही नहीं, किसी के खिलाफ अगर सबूत के बिना, हलफनामे के बिना किसी प्रकार की शिकायत की जाए तो उसे स्थापित ही नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा? मान्यवर, आप तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, आप भगवान श्री राम के मानने वाले लोग हैं, आप हर हर महादेव को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट जो आज कर रहा है, लगातार छोटी छोटी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे भी प्राप्त शिकायतों की बिना किसी प्रूफ जांच कराए बिना लगातार कार्रवाइयों का अंबार लगा रखा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लक्ष्यों को पूरा करना है या उत्तर प्रदेश की सरकार के लक्ष्यों को भटकाने का है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये हमने सुझाव भी दिया है, ये हमारी अपील है। ढेर सारी बातें न करते हुए इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आप इस महाधिवेशन में आए हैं, हम उन सब बातों को, सारी मांग पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे। इस जूनियर इंजीनियर का केवल एक ऐसा दर्द है, ये जूनियर इंजीनियर उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के कोने कोने में द बैकबोन ऑफ सिस्टम कहलाते हैं। इन बैकबोन के अगर बोन को आप मजबूत रखेंगे तो ऊपर का सिस्टम, नीचे का सिस्टम ऑटोमेटिक जो है सर्वाइव करेगा। इसलिए इनकी जो महत्वपूर्ण पीड़ा है, वर्षों वर्षों से लगातार की पीड़ा है, इसमें हमने तो अलग अलग निगम है, पावर कॉर्पोरेशन है, ट्रांसमिशन है, जल विद्युत है, उत्पादन निगम है, उन सब की अलग अलग मांगे हैं। हम सैकड़ों मांगे रखेंगे तो कोई बात नहीं है, केवल एक बातें हम आपसे चर्चा करते हुए, जो 3 जो है दिसंबर को आपने उत्तर प्रदेश के सभी कार्मिक संगठनों के साथ एक बहुत वातावरण में, अच्छे वातावरण में भरोसा दिया है, उनमें आप 13-14 बातों की बात कही है। हो सकता है कुछ बातें आगे लागू हो, कुछ बातें समय से साथ होंगी। किसी को हटाना, किसी को बढ़ाना, ये संगठन कभी विश्वास नहीं करता। कोई IAS होगा, कोई इंजीनियर होगा, हम इसमें भी भरोसा नहीं रखते, लेकिन व्यवस्था
सही चलना चाहिए, व्यवस्थापक सही अच्छा होना चाहिए, लोगों के अंदर कम से कम जो कार्य करते हैं उनका मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैं लगातार इस पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। जो दूसरी बातें हैं इस पे केवल एक मांग है। आज माननीय मंत्री जी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं एवं अभियंताओं को पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश में जो मिल चुका था 9 वर्ष 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पर पूर्ण होने पर 3 पदोन्नति का वेतनमान अगर दिए जाने की मांग है। उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी ने आपने ही कहा था कि इसके लिए कोई समिति का गठन नहीं होगा, इसके लिए किसी बात की ये समझौते के आधार पे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अगर आप यहाँ से जाएं कल तक महाधिवेशन होगा। मेरी अपील है, विनम्रता पूर्वक अपील है, केवल एक मांग को अगर कल आदेश के रूप में परिणत करा देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ माननीय मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ ये पूरी हजूम आपके साथ आपके कदमों में झुकेगी, आपके आदेश पे काम करेगी, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को बेहतर विद्युत आपूर्ति, बेहतर उपभोक्ता सेवा देने का जो लक्ष्य है 100% आपके सामने आप खड़ा करके लक्ष्य संकल्प कराएंगे। मैं आधा आप सबसे भी अपील करूंगा, माननीय मंत्री जी इतने दयालु हैं कि आपकी भावना आपकी पीड़ा को समझते हैं, निश्चय ही कुछ करके जाएंगे। हो सकता है अभी 24 घंटे से ज्यादा महाधिवेशन पूर्णता की ओर होने में बाकी है। कल माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी भी खुद आएंगे, हो सकता है कुछ ऐसा करके आए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आने वाला दिन अच्छा हो, हम सब ऐसा करके जाएं, माननीय मंत्री जी का सम्मान बढ़े। उपभोक्ता की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारे सेंटर में उपभोक्ता है, हमारे सेंटर में जनता है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसे कहते हैं फ्रॉम द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता के बीच से, जनता के लिए काम करने वाला ये व्यवस्था। ऐसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हम तो आपसे 2-3 बार दर्शन किए, वास्तव में ऐसा मैं कुछ मिला कि नहीं मिला, आपका जो स्नेह और जो प्यार मिला, ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। यही हम सब आपसे अपील करने आए हैं। ये सारी बातें सर मैं आपको सौंपते हुए संकल्प के रूप में कि निश्चय ही आने वाला दिन उजाला होगा। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, अभी हमारे महासचिव जी ने आपका पक्ष दोनों मंत्री साहब और प्रदेश के सब जिलों से आए हुए हमारे बहादुर साथियों, मंत्री जी आपको कुछ बताने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आए थे तो तीसरे दिन ही मैं आपसे मिला था कि सोडी साहब को बुलाइए, तो मैं आपसे मिल के इनकी एक ही व्यथा थी कि हमारा 4800 खत्म करा दो। मैं आपको दे गया था कि भाई इसको पढ़ लीजिए, जितने करोड़ लगना हो, जितने लाख लगना हो, ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ दे, ये वो चीजें बैठी हैं। आप मान्यवर जो चाहोगे, जैसा रिजल्ट चाहोगे, रिजल्ट मिलेगा। हम आपको ये तालियां पिटवा के या भीड़ दिखा के कोई आपसे हम हाँ नहीं कराना चाहते हैं। जो हमें मिल रहा था कम से कम उसको तो ना छीना जाए हमसे। आप कुछ मत कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो कुछ मिला इस IAS संवर्ग से मिला। इंजीनियरों ने, हम भी इंजीनियर हैं, हमारे लोग AE भी हैं, एक्सीएन भी हैं, SE भी हैं। आज हम संयुक्त संघर्ष समिति में भी उनके साथ हैं, लेकिन हम IAS हटाओ के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हमारा चेयरमैन रहेगा तो IAS ही रहेगा। उनको उनकी भूमिका के हिसाब से जो प्रोन्नति मिलनी चाहिए मिल जाए। हमारे AK खुराना साहब वरिष्ठ सीनियर IAS 30 लीटर पेट्रोल के बराबर पैसा दे के गए। लाइट एंड फैन के कनेक्शन का हमें आदेश करके उसमें भी इंजीनियरों ने लकड़ी लगा दी कि इनको कमर्शियल का नहीं दिया जाएगा, 3 फेज का नहीं दिया जाएगा। वो तो उनका वर्चस्व रहा हमेशा। खैर वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। और ये आपके वर्तमान प्रशासन का जो आज आपने एक चेयरमैन बैठा दिए हैं, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दावत नहीं है। हम उनसे ज्यादा ईमानदार लोगों के साथ काम कर चुके हैं और हमारे 80% आदमी उनके बराबर ही ईमानदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमारी स्थिति देख लीजिए आप हमारी स्थिति देख लीजिए। ये जितने लड़के हैं, किसी की उम्र 28 साल, किसी की 30 साल, 32 साल, 5 साल शादी को हुए होंगे, 7 साल हुए होंगे, किसी के 3 साल का बच्चा होगा, किसी के 2 साल का बच्चा होगा, और किसी के बुजुर्ग माँ बाप भी साथ में रह रहे होंगे। सवेरे 5 बजे आप मॉर्निंग रेड कराना शुरू करा देंगे, 8 बजे आप वीसी शुरू करा देंगे, दिन भर कंज्यूमर से हम अपने बाल लुचवाएंगे, और रात में पीक आवर में फिर ट्रांसफार्मर का लोड चेक करवा के और फिर चेकिंग कराएंगे। तो या तो इनकी बीवी इनको छोड़ के भाग जाएगी, और या ये किसी ने सोचा करेगा। हमने अपने चेयरमैन साहब से कहा कि सरकार, आपके पास गाड़ी, आपकी पत्नी के लिए गाड़ी, आपके माता पिता को देखने के लिए 3-3 नौकर, हमारा क्या होगा? हमें काम करने में कोई कष्ट नहीं है। हमारा एक ऑफिस दे दीजिए, बैठने का कोई कमरा नहीं, उसी बिजली घर पे बैठ रहे हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, और दुनिया भर की जो है आपने करोड़ों रुपए खर्चा करके जो आपने कंप्यूटर पे जो अपने बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, जिससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो कम से कम हमारे पास बैठने का साधन हो। हर 33 के बिजली घर पे एक गाड़ी हो, लेडर माउंटेड हो, जिसके ऊपर सीढ़ी लगने का इंतजाम हो। मैं सन 73 में आया था, मेरी फाइल मंगा लीजिएगा, 75 में मैं रेगुलर जेई हुआ, और 2005 में 30 साल बाद यही हुआ। मैं सारी जिंदगी लखनऊ रहा, यही हुआ, फिर यही रहा, रिटायरमेंट तक यही रहा। रिटायरमेंट के बाद 2017 तक मैं एमडी का सलाहकार रहा, लास्ट सैलरी डन ऑन पेंशन, और 23 साल अंडर ट्रांसफर रहा इसी केसों में। किसी ने मुझको रिलीव नहीं किया अधिकारी ने, और मैं नेता रहा 23 साल तक इसी लेसा का। सवाल काम करके दिया है, आप फाइल मंगवा के देख लीजिए। लोग चेयरमैन को लिखते थे कि इनको लेसा का संकट मोचन कहा जा सकता है। अब इससे ज्यादा उपलब्धि तो जूनियर इंजीनियर को नहीं मिल सकती है। आपके जितने लोग बैठे हैं, केविन फॉल्ट लोकेटर आपके 75 जिले हैं, पता करा लीजिए, 5-10 से ज्यादा, वो भी प्राइवेट से कराना है आपको। तो मान्यवर, कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा था वही दिलवा दीजिए। और आपके इस आश्वासन के बाद कि LMB 10 में कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके जो साहब बहादुर है, कल ही उन्होंने वीसी शुरू की है, उतने दिन के बाद, उस दिन से वीसी बंद थी, और कल से फिर लेजराइजेशन का जो है उन्होंने डंडा करना शुरू कर दिया है। या तो ये सब आप लोगों की मिली भगत है, क्या उसकी इतनी औकात है? भाई, आप वो चीज है जो 16 साल तक, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ईश्वर ने अवतार के रूप में भेजा है, अगर उन्होंने आपको अपने पास रखा था, इसका मतलब कुछ आप बेचते हैं। हमारे जैसे लौंडे आप रोज टहलाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने आपके घर पे यही कहा था कि आपने हमको लड्डू भी खिलाया, पटका भी पहनाया, और फोटो भी खिंचवा दी। तो हमने कहा साहब, इससे हमारा सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो कह रहा आप तो नेताजी के तेल लगाए, और हमारा जो देवराज है वो डंडा फेंक रहा है। और कुछ नहीं कहना है। आप ईमानदारी से, या तो अगर बिजली बोर्ड को आपको बिकवाना ही है, जितना पैसा है शहरों में लग रहा है, कवाल टाउन्स में करोड़ों रुपए के केबल पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रूरल में 20-20 किलोमीटर की 33 की लाइनें हैं, कैसे पेट्रोलिंग करेगा? टेल एंड में कहीं 70 वोल्ट मिल रहा है, कहीं 80 वोल्ट मिल रहा है। ईमानदारी से इसकी चर्चा करा लीजिए, और हमको कम से कम पिटने से बचवा लीजिए। कल जब 19 तारीख को हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी थी, तो मुझे लग रहा था मुझे कटवा के कहीं चला जाऊं। इतना जलील किया इन लोगों ने कि मैं आपसे बता नहीं सकता। आपसे बस यही मेहरबानी है कि या तो आप इनसे मिले हुए हैं, हम भी वो चीज हैं। हमने सहगल साहब के टाइम पे आगरा के प्राइवेटाइजेशन पे केवल यही समावेश था, सतराम सिंह अध्यक्ष थे। हमने कहा नहीं, अगर सुधार के लिए करना चाहते हैं तो इनको आगरा को प्राइवेट कर लेने दो। सारे संगठन एक तरफ थे, यही संगठन एक तरफ था। उनसे पूछ लीजिएगा, आपके तो क्लास फेलो है। सवाल इस बात का है कि ईमानदारी से अगर प्राइवेट करना होगा, अफसर और औरत अपनी आयु पे आ जाए तो उसको झेलना एक रात मुश्किल है। तो जिस दिन आप चाहोगे, जो चाहोगे वो करोगे, ये हम जानते हैं। लेकिन मानवर, जब तक नौकरी कर रहे हैं, कुछ इज्जत बचवा दीजिए, और पब्लिक से पिटने से पिछवा दीजिए। गांव में रेट बंद करा दीजिए। जब आप गांव में घर घर बिजली बांटते हैं, उनकी औकात पैसे देने की है नहीं, कहीं मीटर लगे हैं, कहीं मीटर नहीं लगे हैं। वहां पर या तो जब रेट यूनिट है
तो रेड यूनिट का जेई और रेड यूनिट वाले संविदा पे आदमी रख लें, उन्हीं से बिजली कटवाइए, उन्हीं से FIR लिखवाइए। डिस्ट्रीब्यूशन का आदमी है, वही नौकरी करनी है। गाँव में बिजली काट के 4 लाख पड़ रहा है, कहाँ जाता है? और थाने में FIR कराने जाओ तो क्रॉस FIR हो जाती है। क्या करेगा बताइए आप? तो इससे मानव बहुत कष्ट है, इसको आप ठीक करें। जय हिंद, जय श्रीराम। के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, उस दिन से मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ तुमने मुझे छूकर नहीं देखा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ी मुझे चिंता भी हुई। चिंता ये हुई कि जब सारा ऊर्जा विभाग यहाँ बैठा हुआ है, मंत्री से लेके इंजीनियर तक, तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो बिजली आ कैसे रही है, तो ये चिंता हुई। लेकिन ऊपर स्टेज पे आते आते मुझे ये भी लग गया कि हम और आप हो या न हो, बिजली आती रहेगी। उन्होंने जो यहाँ एक सुझाव पत्र पढ़ा गया, उसमें से एक सुझाव में तो पहले मैंने अमल भी कर दिया यहाँ आने के पहले। वो ये है, पॉइंट नंबर 6 देखिए सुझाव का, तो उसमें ये है कि झटपट पोर्टल को व्यवहारिक बनाया जाए। एक मुद्दा है ना, और आज ही मेरा आज का ट्वीट भी देख लीजिए। तो झटपट पोर्टल जो आज तक खाली कनेक्शन लेने और अप्लाई करने के लिए उपयोग होता था, उसको मैंने आज से सच में एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बना करके जनता को अर्पण कर दिया। तो एक मांग तो हमने आपकी मान लिया, और बाकी मांगे अगर सतनाम सिंह की बात से मुझे अगर कुछ समझ में आया तो ये है कि बाकी मांगे मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद खाली एक ही मांग बचती है। तो इसलिए कुछ ज्यादा काम बड़ा नहीं है, हम देखेंगे और उस पर आगे चलने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, मैं आज जो आपके बीच आया हूँ वो ये कहने आया हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, मात्र आप एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, खाली आप एक कुछ हजार रुपए के लिए, कुछ हजार रुपए के पगार के लिए आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो ऊर्जा विभाग है वो कितना महत्वपूर्ण विभाग है उसकी शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी, क्योंकि आप जैसा कि कहा गया कि आप खम्भे पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उतारते हैं, उसी में आपका समय दिन भर निकल जाता है। ये सोचने का शायद आपके पास स्वयं समय नहीं होता होगा कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऊर्जा शब्द जो है वो आज से नहीं, जब से मानव सृष्टि है, जब से सृष्टि है अपनी, तब से महत्वपूर्ण माना गया है। ऊर्जा ही ऐसा है, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद कहते हैं कि संसार में और कुछ है ही नहीं है। ये पूरा संसार जो है वो ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक गोला ही करेंगे। चेतना जो कहते हैं हमारे ग्रंथ और पुराण, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, वहां से अगर हम शुरू करें तो वहां भी ऊर्जा की ही बात होती है कि सब कुछ जो है कॉस्मिक एनर्जी और कुछ है ही नहीं। वास्तव में जो भौतिक जगत दिखता है उसको भी एक एनर्जी का ही स्वरूप माना गया है कि वो एनर्जी का ही एक कन्वर्जन है, एक एनर्जी का ही एक प्रतिबिंब है। आधुनिक भाषा में अगर बात करें, आप सब पढ़े लिखे इंजीनियर, साइंस पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए सब लोग हैं, अगर आपकी भाषा में और आधुनिक जगत की भाषा में बात किया जाए, अंग्रेजों की भाषा में बात किया जाए, तो आइंस्टाइन का जो फार्मूला है E=mc², वो क्या है? मास और एनर्जी में कोई फर्क नहीं। हम और आप जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ भौतिक जगत दिखता है, ठोस दिखता है, उसमें और एनर्जी में कोई फर्क नहीं। तो आप एक समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मानव सृष्टि के लिए एक मूलभूत जो काम है उस कार्य को आप कर रहे हैं।
एनर्जी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, एनर्जी को यहाँ से वहाँ देने का। अगर हम मानवीय आवश्यकताओं की दृष्टि से बात करें तो मैं ये बात कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहना चाहूँगा कि ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है, अब पानी और हवा जैसा ही एक पर्याय बन गई है, उतनी ही बड़ी आवश्यकता बन गई है। आप और हम शायद इस बात से अवगत नहीं है अच्छी तरह से कि आज बिजली के बिना न अस्पताल चल सकता है, न स्कूल चल सकता है, न आपका घर चल सकता है। आप अपने घर में सतनाम की बात कर रहे थे, पत्नी क्या करेगी, लेकिन आप अपने घर की बिजली काट के देख लीजिए क्या होता है आपके घर में। आपका घर में से हुक्का पानी बंद हो गया तो बताइएगा आपको। तो इतना महत्वपूर्ण आपका विभाग है, इतना महत्वपूर्ण जो आपका कार्य है जो आप कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समाज के लिए है। और उसी तरह से आप देखिए कि कैसे दिन प्रतिदिन आप मानव जाति के इतिहास को देखो। हमने आपने जो पढ़ा है उस इतिहास की बात किया जाए, बहुत पुरानी बात, ब्रह्मांड की एनर्जी की बात मैं नहीं करूं, तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, पहले लोग पत्थर से पत्थर लड़ा करके अग्नि पैदा करते थे, ऊर्जा उससे आती थी, गर्मी उससे आती थी। बाद में जानवरों की ऊर्जा से हमारे जीवन का संचालन होने लगा। बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ये क्या था? जानवर की ऊर्जा से हमारा आपका जीवन और हमारी आपकी दिनचर्या चलती है। उस ऊर्जा के क्षेत्र में और विकास हुआ और परिमार्जन हुआ और उसका एडवांसमेंट हुआ, तो हमारा स्टीम इंजन आ गया। इंजन से हमारी मैकेनिकल एनर्जी से चलने लगी। उसके बाद हमारी आपकी देख में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, इंजन पहले स्टीम से चलते थे, वही इंजन आज इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा का जो प्रोग्रेस, ऊर्जा के क्षेत्र में जो गति आई है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वही मानव सभ्यता के विकास का परिचायक है, वही उसका द्योतक है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहूँगा कि आपका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे आपके सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। थोड़ा सा भी बिजली में विक्षेप हो जाए तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण इकाइयाँ, ट्रेन बंद हो सकती है, अस्पताल बंद हो सकता है, हमारे हवाई जहाज का उड़ना बंद हो सकता है। आप इलेक्ट्रिसिटी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, सामान्य आदमी का जीना बंद हो सकता है। बहुत से लोग जो अस्पतालों में वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं, उनके जीवन का क्या होगा अगर बिजली अस्पताल में नहीं आएगी। तो इस तरह से आप एक बड़ी ही पाया का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि तमाम आपकी समस्याओं के बावजूद आपका योगदान इस क्षेत्र में, मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। इसी राज्य में पहले भी मैं चूँकि पब्लिक सर्विस में रहा हूँ, तो इस बात से मैं अपरिचित नहीं हूँ कि आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर निकट भविष्य की बात, निकट भूतकाल की बात किया जाए, कोरोना जैसी महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में भी सब कुछ रुक गया था। बसें रुक गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, अस्पताल बंद होने की कगार पे आ गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, सब कुछ बंद था, लेकिन बिजली मिलना बंद नहीं हुआ। ये आप सबको, हम सबको, पूरे समाज में इस बात की नोटिस दिया भाई बिजली तो आती है। ये बिजली हमारे कर्मचारी जो है उनको भी अपने पावर हाउस पे जाना पड़ता होगा, उनको भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाना पड़ता होगा, उनको भी अपना ट्रांसमिशन का ट्रांसफार्मर संभालने के लिए, ठीक करने के लिए जाना पड़ता होगा। और आप गए, आपने समाज की वो इतनी बड़ी सेवा आपने उस संकट काल में भी किया। तो इस तरह से आपका योगदान हमेशा आगे रहा है। और आज भी चाहे अभी देखिए, पिछले दिनों 2 महीने पहले हमारे राज्य में कई इलाकों में बहुत अतिवृष्टि हुई थी, पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जैसे कुछ जिले थे जो कई दिन पानी में डूब गए थे। और उसमें सबसे पहला जो सवाल उठता था कि भाई ट्रांसफार्मर का क्या, ट्रांसफार्मर भी डूब गया है क्या, आपके बिजली की जो हमारे सबस्टेशन है वो भी कहीं डूब गए थे। सबसे बड़ी चिंता का विषय बिजली कब रिस्टोर होगी, बिजली कब आएगी। और उसमें भी आप लोगों ने रात दिन एक करके बहुत जल्दी से बिजली को आपने ठीक किया। आज भी मैं गर्मी का जो सीजन गया उसमें भी मैं तमाम कंप्लेंट्स आती थी,
यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, रात रात में जाग करके आप लोगों ने उन्हें बदलने की आपने कोशिश किया, आपने लोगों की सेवा की। तो आपकी सेवा का कहीं कोई कमी नहीं है। आपने बहुत समाज की सेवा आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। लेकिन चूंकि देखिए 2-3 कारण है क्यों हमारी आपकी खिंचाई होती है। कारण नंबर 1 ये है, जैसा मैंने कहा कि भाई बिजली आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। ये एक मोनोपोली सर्विस है। हम और आप जो काम कर रहे हैं वो एक मोनोपोली है। और चाहे मान लीजिए गैस का बॉटल हो या पानी की कैनिस्टर हो, ये सब बाजार में मिलने लगा है। आदमी ले चाहे तो पैसा खर्च करके बॉटल ले सकता है पानी की, गैस की भी शायद वो व्यवस्था कर ले। लेकिन बिजली आज भी ऐसी चीज है कि आप ही दे सकते हो, आप ही दे रहे हो, मोनोपोली है। तो इसे जब मोनोपोली होती है, जब एक ही संस्था, एक ही विभाग जब उस चीज का सप्लायर होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर डिमांड, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा होती हैं। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो शिकायत बनती है, शिकायत ठीक नहीं होती है तो फरियाद और गाली गलौज तक बात आती है। तो इसलिए दूसरा कारण यह है कि हमारे आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा कि बिजली या ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण एक विषय हो गया है हमारा जीवन। उसके बिना असंभव सा लगने लगा। बिजली अगर नहीं हो, हवा नहीं आ रही हो, खिड़की खोल सकते हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही हो उसका कोई उपाय आपके पास, सामान्य हाउस होल्ड के पास नहीं। तीसरा कारण यह है कि मानव जाति का विकास, जैसे मैंने कहा, विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। जैसे हमें आपको तो नौकरी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको जो नौकरी की तलाश में है, और वो नौकरी की उनकी तलाश तब पूरी होगी जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योग धंधा तब लगेगा जब बिजली आएगी। जब बिजली हम पूरी करेंगे तभी जाकर के इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी जाकर के उद्योग धंधे लगेंगे। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक प्रगति होती है, हमने अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सौभाग्य योजना के तहत भी बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। करोड़ों लोगों को, करोड़ों घरों में आपने बिजली पहुंचाई। 1 करोड़ से ऊपर, लगभग 1.5 करोड़ घरों में आपने बिजली पहुंचाई। वो भी एक प्रगति का, हमारे आर्थिक प्रगति का, सामाजिक प्रगति का वो भी एक द्योतक है। उसी तरह से मजरों में, पहले मजरों में पहुंची है लगभग 1.25 लाख, तो मजरों में नए ऐसे मजरे थे जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था, वहां बिजली आपने पहुंचाई। फिर घरों में आपने बिजली पहुंचाई। तो ये जो नया विद्युतीकरण की जो प्रक्रिया है, नए लोगों को बिजली मिल रही है, नए उद्योगों को हम बिजली देने वाले हैं या दे रहे हैं, उन सबके चलते भी बिजली की डिमांड बढ़ रही है। और इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारियां भी उसी तरह से बढ़ रही है। तो ये ऐसे समय में मैं चाहूंगा कि आज और कल आपका जो 2 दिवसीय सेमिनार है, ऐसे समय में जब इतना चुनौतीपूर्ण हमारा कार्य है, तो ऐसी चुनौती को पूरा करने के लिए हमें क्या नया करना चाहिए, क्या नया सोचना चाहिए, क्या हम नया कर सकते हैं, क्या इनोवेशन। आप सभी लोग अच्छे टैलेंटेड लोग हो, इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा। मुझे मालूम है कि हाई स्कूल इंटर में जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होता था, उन दिनों वो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन होता था। आप सभी ब्राइट लोग हो, आप सभी तेजस्वी लोग हैं, आप सबको उपाय करते हैं। अगर झटपट पोर्टल पे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अपने एक दिन एक साथी से पूछा, भाई ये लोग कहते हैं कि हमको मीटर बदलना हो या लोड कम कराना हो या लोड बढ़ाना हो, तो क्या ये हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, पोर्टल नहीं है जिसपे व्यक्ति आकर के अपना रिक्वेस्ट डालते और उसका काम हो जाए? तो उसने खोजा, उसके बाद कहा कि साहब एक झटपट पोर्टल है आपका, दूसरा एक यूपीपीसीएल का पोर्टल है, उन दोनों में आपस में मिलाप नहीं। अब ये मिलाप करना, उनको इंटीग्रेट करना, ये किसका काम है? आपका ही काम है। इसके लिए तो कोई और बाहर से नहीं आएगा, आपको ही सुझाव देने हैं कि साहब ये थोड़ा सा अगर इसमें एक लिंक दे दिया जाए, इस पोर्टल पे ये लिंक दे दिया जाए, दूसरे पोर्टल को लिंक कर दिया जाए, तो सामान्य आदमी जो है यहाँ से वहां जाकर के अपनी फरियाद जो है वो रजिस्टर कर सकता है, अपनी फरियाद अपना काम कर सकता है। वही छोटा सा काम हमने करवाया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक मांग आपकी हमने पूरी करी। तो इस तरह से आपको
विभाग को नई दिशा दिखाने का मित्रों। और आजकल क्योंकि आप ऐसे समय में हम आप पैदा हुए हैं कि जब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे आपके लिए बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा शस्त्र है। उसका उपयोग करके हम लोगों के जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। हमें इतनी पीड़ा होती है, बाकी बातों में तो मैं बाद में आऊंगा, मुझे इतनी पीड़ा होती है कि हर 8-10 दिन पे 2 अनहोनी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए ऐसी हमें सुनाई देती है। एक, मैं अपने घर पे सुबह में रोज जन सुनवाई करता हूँ और लगभग रोज एक व्यक्ति तो आता ही है, एकाध दिन नागा हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन लगभग रोज एक व्यक्ति आता है, एक माँ आती है और कहती है कि साहब आपके बिजली के तार के चलते हमारे इस बच्चे की जान चली गई, या तो हमारे इस बच्चे का एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया। आए दिन हमारे घर पे लोग आकर के ये फरियादें करते रहते हैं। अब उनकी फरियाद का तो अंत में यही होता है कि साहब कुछ मुआवजा मिल जाए, लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी बात है। उनके बेटी का मैंने अभी पिछले 10 दिन की बात करूं तो 2-3 पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके बच्चों की फोटो देख करके, दृश्य देख करके किसी का भी हृदय जो है वो टूट जाए। इतनी गंभीर घटनाएं होती है। अब ये बताइए कि आज ही मैंने बहराइच जिले का मैंने अपने एक सहायक को मैंने कहा है कि वहाँ से मुझे एक मैसेज आया, वहाँ की विधायिका का, माननीय कुमार जी का और वहाँ के हमारे संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति का बहुत ही स्ट्रांग वो आया है कि साहब ये 11,000 kV की लाइन जा रही है, उसके बगल में स्कूल है और ये तार कुछ लटके हुए हैं, कुछ जर्जर तार हैं, आए किसी भी दिन बहुत भयानक दुर्घटना हो सकती है। ये सब लिखे हुए हमारे मोबाइल में उनका व्हाट्सएप पड़ा हुआ है। देख करके मुझे सब कुछ है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैंने कल ही भेज दिया था, लेकिन क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं पड़ पाया था। सुबह मैंने पता किया है तो पता चला कि वहाँ के एसी जो है उस काम पे लगे हुए हैं। अब ये बताइए कि क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जर्जर तारों को कम से कम, देखिए आपकी ये जो प्रोडक्ट है बिजली, जहां एक तरफ बहुत आवश्यक है वहीं दूसरी तरफ बहुत घातक भी है। आप जानते हैं कि थोड़ा सा लूज कनेक्शन, थोड़ा सा स्पार्क हो जाए, आग लग सकती है। कल लखनऊ में कहीं आग लगी थी छोटी सी बिजली की स्पार्किंग से, हमारे आपके जीवन के लिए घातक बन सकती है। हमारा पैर पड़ जाए, ये जो पिक्चर वो लेके आते हैं, जो फोटो लेके आते हैं, ऐसी ही घटना है। किसी बच्चे ने अनजाने में तार लटका हुआ था और पैर रख दिया, कि कोई बच्चा छज्जे पे लाइन जा रही थी, उसने इतनी नजदीक जा रही थी कि उसने खेल में पकड़ लिया। ऐसी घटनाएं हमारे आपके संज्ञान में तो आती रहती है। अब ये समय आ गया है, मैं तो कहना चाह रहा हूँ, अब ये समय आ गया है कि समाज अब इसे बर्दाश्त करना नहीं चाहता और हमारे आपके हाथ में ये उपाय है, ये चिंता हमें करनी पड़ेगी। भाई इतना फूल प्रूफ बनाओ। आए दिन मैं केस्को की बात करूं, केस्को जैसे एक अच्छा हमारा डिस्काउंट है, उसमें भी मैंने एमडी को कुछ दिन पहले कहा, वह गाय जो है खंबे से लपट करके उसके मरने का समाचार आया था, तो हमने कहा तुम। और उसके इतना ही नहीं मित्रों, गुजरात में जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आज वहां पर हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चाहे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो, और चाहे सिंगूर का प्लांट टाटा नैनो को वेस्ट बंगाल से उठा करके गुजरात में लाने काम हो, आपके ही व्यक्तित्व में हुआ है। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आपने अपना संबोधन यहां पर दिया और हमारे लोगों ने इस चीज का संकल्प लिया कि आपके जो निर्देश हैं, आपकी अपेक्षा है, सरकार की जो अपेक्षा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए ये दिन रात 24 घंटे 24 आवर काम करने वाले लोग हैं जो आपके बीच में यहां पर बैठे हुए हैं। मैं केवल 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक घटना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जब पूरा देश और मानवता कराह रही थी, उस समय में एक चैलेंज दिया ऊर्जा क्षेत्र के लोगों को कि 5 मिनट के लिए बिजली 9 अप्रैल को बंद की जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज था और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए यहां जितने लोग बैठे हैं, जब घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय इनकी ड्यूटियां बिजली घरों पे लगाई गई, बिजली घरों पे ड्यूटियां लगाई गई
33/11 पे लगाई गई, 400 पे लगाई गई, 132 पे लगाई गई, सारे जगह लगाई गई, लेकिन लोगों ने उफ तक नहीं की और अपनी तकनीकी दक्षता को, तकनीकी योग्यता को और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए जो इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया कि 4300 मेगावाट का डाउनफॉल चंद मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ग्रिड को स्टेबल रखा। निश्चित तौर पर यह बधाई के पात्र आपकी तरफ से, आपके नेतृत्व में यह कार्य हुआ। दूसरी बात मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कोरोना काल में कहीं कुछ कमियों के कारण भले कोई मौत हो गई हो, लेकिन हमें गर्व है अपने इन लोगों पर कि कहीं एक भी समाचार ये नहीं आया कि कहीं लाइट अस्पताल में चली गई हो और वेंटिलेटर बंद हो गया हो, ये स्थिति नहीं आने दी। ऐसे कर्मठ लोगों के बीच ऐसे कर्मठ लोग आज आप जैसे वाइब्रेंट लोगों को, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात के आयोजक आप रहे हैं, तो ये ऊर्जा क्षेत्र भी वाइब्रेंट होगा। यहाँ के लोग आज के नौ युवा शक्ति वाइब्रेंट है, तो इस चीज को आप कराएंगे, हमें पूरा विश्वास है। एक और बात मैं बता दूं कि इसी स्थिति में लोगों का कार्य के प्रति समर्पण मैं थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरूर ध्यान दें। 93 नहीं, 250 लोग अनपरा तापी परियोजना में कोरोना से पीड़ित हो गए। 250 लोग, हम लोग को लगा कहीं प्लांट ही बंद न करना पड़ जाए, लेकिन ये सरकार की जो मंशा थी कि बिजली कम नहीं होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए लोग कोरोना काल में भी ड्यूटी करने से और सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर कंट्रोल रूम में जाने में परहेज नहीं किए। 250 लोग भले हमारे कोरोना से पीड़ित हो गए हों, लेकिन 1 मेगावाट बिजली कम नहीं होने पाई, पूरी का पूरा उत्पादन किया। निश्चित तौर पर ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं। महानुभाव, आपने जो चिंताएं यहां पर जाहिर की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे संरक्षक जी ने जो बातें कही, उन बातों को लेकर के लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर एक मौत होती है विद्युत दुर्घटना के कारण, चाहे वो हमारे उपभोक्ता की हो या हमारे सहकर्मी की हो, संविदा कर्मी की हो, हमारे लिए सबसे पीड़ादायक वही होती है। मालूम चला कि एक व्यक्ति हमारे साथ 24 घंटे काम कर रहा है और कार्य करने गया, जर्जर व्यवस्था के कारण, सुरक्षा उपकरणों के अभाव में, और मालूम चला ओवरलोड सिस्टम के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और वो दिवंगत हो जाता है। जूनियर इंजीनियर से ज्यादा पीड़ा न किसी को होती है, न दिक्कत सबसे आती है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं महोदय आपको बता दूं, इन व्यवस्थाओं को कैसे सही किया जाए, सरकार और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कैसे इसको चलाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने लगातार पत्राचार किए। हमारे महासचिव जी ने पूरे प्रस्ताव बना करके चेयरमैन साहब को दिया। अभी कुछ दिन पहले हम कहे महोदय आज हम कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे आपसे अपनी मांगों पर, अपनी अन्य चीजों पर, लेकिन इन बिंदुओं पर एक हम सुरक्षा के प्रति गोष्ठी करना चाह रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आपके बीच में एक कड़ी है प्रबंधन, और उस कड़ी की उपस्थिति के बिना ये पूरा चेन पूरी नहीं होती है, सर्किट पूरा नहीं होता, सर्किट अधूरा रह जाता है। उन्होंने महोदय हमारे उस गोष्ठी कार्यक्रम में आने से साफ मना कर दिया कि बातचीत नहीं होगी, केवल आप काम करिएगा। निश्चित तौर पर दिन रात 24 घंटे काम करने वाले लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने कोरोना में काम किया, जिन्होंने अभी आप महोदय ने जैसी बात कही कि विद्युत समाधान 12 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलाया गया, तो करीब 80% जो से ज्यादा, बल्कि 90% जो शिकायतें आई, उनका समाधान कराया गया। मैं महोदय एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह समाधान तब कराया, उस स्थिति में कराया जब पिछले 2 साल से इनका एक भी बिजनेस प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है। जितने लोग बैठे हैं, किसी का बिजनेस प्लान स्वीकृत नहीं हुआ। आखिर एक तरफ उपभोक्ताओं की अपेक्षा है, समाज की अपेक्षा है कि निर्बाध बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिलने के साथ साथ कहीं कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, 24/7 बिजली मिले, यह सरकार का संकल्प है। और लेकिन अगर उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, उसकी ओवरहालिंग या उसका बाइफरकेशन नहीं किया जाएगा, तो आखिर यह व्यवस्था चलेगी कैसे? 2 साल से कोरोना काल में कोई मेंटेनेंस के कार्य नहीं हुए, कोई मेंटेनेंस के कार्य नहीं हुए। और आज हमें अच्छा लगा अगस्त में जब आपका ट्वीट आता है, उस ट्वीट को देखकर हमारा एक जूनियर इंजीनियर, हमारी बहनें, हमारे सभी लोगों को अच्छा लगा कि आज उत्तर प्रदेश ने 26,000 मेगावाट से ज्यादा जो डिमांड एक दिन में आई है, उसको पूरा करने का कार्य किया। ये बहुत बड़ी बात थी। भारतवर्ष में महाराष्ट्र के बाद आपके नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश था जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। निश्चित तौर पर इसके लिए जो आपका एबल गाइडेंस है, वो हम उसको सिरोधार्य करते हैं, उसका नमन करते हैं।
बातें दिनों में तो दो तीन बातें दो तीन दिनों में करते हैं। एक बात कि जो मांगे हमने रखी है यहाँ पे मांग पत्र और उद्भाव पत्र जरूर इसका ध्यान दो। मांग पत्र में जो हमसे कमिटमेंट हुआ है उसका यदि आप आर्थिक पहलू देखें कि कितना वित्तीय विभाग है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ पहली बात तो वो जो मांग रखी गई है हमारे बीच में अन्य स्टेट से अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आए हुए हैं उसमें उत्तरांचल के और उत्तरांचल की दीपक पाठक बैठे हुए हैं आगे यहाँ बैठे हुए आगे बैठे हुए और उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश का एक अंग था यूपीएससी के ही आदेश वहां पर लागू होते थे। कोई नई चीज हमने नहीं मांगी और कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जिससे पावर कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा करना है जहां 1 लाख करोड़ का घाटा है वो 16 लाख हो जाए ऐसा कुछ भी हमने नहीं मांगा। हमने बहुत सिंपल नीति मांगी है और उत्तरांचल में जो भी हमारे बैंक को मिल चुकी है पहले जो वो रीस्टेट कर दी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वो छोटा सा आईपीपी पर मान देखा जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कोई नीति भार नहीं है उतने का केवल छुट्टी है उसके आप निर्णय लीजिएगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना वित्तीय भार आ रहा है उस डिफरेंस का 10 गुना रेवेन्यू